नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। इस खास शो में हम बात करेंगे दुनिया की बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिनका सीधा असर दुनिया के हर देश पर पड़ता है। हम आपको ले चलेंगे दुनिया के कोने कोने में और बताएंगे क्या कुछ आज आपके लिए खास है। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले आज हम बात करेंगे इजराइल और हमास की लड़ाई की। गाजा में लगातार जो चल रही है लड़ाई की अब थमने के आसार नजर आ रहे हैं। व्हाइट हाउस में युद्ध रोकने का प्लान तैयार हो चुका है जिसे ट्रंप ने रेडी किया है और नेतन्याहू समेत कई देश इस पर अग्री कर रहे हैं। ये प्लान क्या कहता है इसके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इस प्लान के तहत ऐसा क्या खास है कि नेतन्याहू लड़ाई रोकने के लिए आखिर मान गए हैं। क्या हमास युद्ध विराम के लिए राजी होगा? अगर युद्ध विराम होता है तो गाजा में कैसे हालात होंगे और आने वाले समय में क्या वो हालात बदलेंगे, ये सभी बातें आपको बताएंगे। अगर हमास डील से इनकार करता है तो इजराइल का अगला कदम क्या हो सकता है, इसकी भी डिटेल्स आपको देंगे। उसके बाद बात करेंगे अफगानिस्तान की, जहां तालिबान ने इंटरनेट शटडाउन कर दिया है। आखिर क्यों तालिबान ने ऐसा कदम उठाया है? तालिबान के ऐसा कदम से अब अफगानिस्तान में क्या होगा, क्योंकि अफगानिस्तान में पहले से ही काफी सख्त नियम है। कई ऐसे रूल्स हैं जिसने अफगानिस्तान को सालों पहले जैसे नर्क की आग में झोंक दिया है। तालिबान के बारे में बात करेंगे, कब क्या तालिबान ने अफगानिस्तान पर राज किया है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लोग क्यों अफगानिस्तान और तालिबान के नाम से डरते हैं, ये भी आपको बताएंगे। उसके बाद बात करेंगे अर्जेंटीना की, जहां ड्रग्स तस्करी ने 3 लड़कियों को बेरहमी से मारा है, वो भी लाइव वीडियो बनाकर। ड्रग तस्करों ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि अर्जेंटीना में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध की लिस्ट कितनी बड़ी है। बीते कुछ सालों में ऐसे मामले क्यों सामने आ रहे हैं, ड्रग्स का जाल, ये नेक्सस कितना बड़ा है, कैसे ड्रग्स की वजह से अर्जेंटीना बर्बाद हो रहा है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। अर्जेंटीना जो ड्रग तस्करी का एक सेंटर बन चुका है, कैसे वो दुनिया के बाजारों में ड्रग्स को पहुंचा रहा है, ये नेटवर्क अर्जेंटीना का कितना बड़ा है, ये भी आपको बताएंगे। और उसके बाद बात होगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के टैरिफ की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार टैरिफ को लेकर एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं और इस बार ट्रंप ने फॉरेन मूवीज पर टैरिफ लगाने वाले हैं। इसका असर क्या होगा? 100% टैरिफ ऑन हॉलीवुड मूवीज। और ये फैसला क्यों लिया गया है? क्या ये कदम अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाएगा? अमेरिका के बाहर जितनी भी फिल्में बनेंगी हॉलीवुड की, उस पर 100% टैरिफ लगेगा। ये क्यों लग रहा है? क्या इसका कोई असर भारत पर पड़ेगा? बॉलीवुड दुनिया की बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है जो बाहर फिल्में शूट करती है। बीते कुछ सालों में अमेरिका में भारतीय फिल्मों का बिजनेस करीब $20 मिलियन तक पहुंचा है। 100% टैरिफ लगने से बॉलीवुड फिल्मों में होने वाली कमाई में क्या गिरावट आएगी, ये तमाम खबरें आपको दिखाएंगे। और शुरुआत करते हैं वर्ल्ड नाउ में सबसे पहली खबर के साथ। उस प्लान का जिक्र करेंगे जिसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। इजराइल और हमास के बीच जंग काफी दिनों से जारी है, लेकिन फिलिस्तीन में सालों से जारी जंग अब खत्म होने वाली है। गाजा में पीस प्लान बनकर तैयार हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में युद्ध विराम करने की योजना पर सहमति बना चुके हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू को रिसीव करने पहुंचे थे। अब इंतजार हो रहा है कि हमास इसमें रजामंदी कब भरता है। अगर हमास इस गाजा पीस प्लान को लेकर स्वीकार करता है तो दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग खत्म हो जाएगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अब आप ये समझिएगा। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पीएम नेतन्याहू के बीच व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई है। बेंजामिन नेतन्याहू ये चौथी बार है जब वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहुंचे हैं। व्हाइट हाउस में जैसे ही नेतन्याहू पहुंचते हैं, ट्रंप खुद उन्हें रिसीव करने पहुंचते हैं, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। गर्मजोशी के साथ नेतन्याहू का स्वागत किया जाता है। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है और इसी बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें गाजा को लेकर प्लान शेयर किया गया है। ये जो आप तस्वीर मेरे पीछे देख रहे हैं, यही वो तस्वीर है जिसमें आप साफ तौर पर मुस्कुराते चेहरे देख पा रहे हैं दो बड़े लीडर्स के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो वहां खड़े रहते हैं कि इजराइल के हेड ऑफ स्टेट बेंजामिन नेतन्याहू को रिसीव किया जा सके। इन दोनों ने मिलकर गाजा को लेकर एक प्रपोजल तैयार किया है और इन दोनों की बैठक उस वक्त होती है जब अमेरिका गाजा में शांति समझौते के लिए इजराइल पर दबाव बढ़ा रहा है। ट्रंप ने सीज फायर के लिए 20 पॉइंट्स का एक प्लान तैयार कर लिया है।
ट्रंप ने कहा है कि अगर हमास इस प्लान को नहीं मानता है तो इजराइल के पास उसे खत्म करने का पूरा अधिकार होगा और अमेरिका इसमें इजराइल का साथ देगा। वहीं इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने भी इस बात पर सहमति जताई है। नेतन्याहू ने तो चेतावनी दी है कि अगर काम आसान या मुश्किल तरीके से होगा लेकिन इसे पूरा जरूर किया जाएगा। अगर हमास इस प्लान को नहीं मानेगा तो इजराइल खुद ये काम पूरा करेगा। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि ट्रंप ने गाजा का एक नया मैप तैयार किया है और इस मैप के अनुसार गाजा और इजराइल के बीच अब हमेशा के लिए एक बफर जोन रहेगा। यानी कि इस लाइन को पार करने के लिए न तो इजराइल का कोई सैनिक जा सकता है, न ही फिलिस्तीन के कोई लोग वहां पर आ सकते हैं। इस मैप पर 3 लाइंस भी बनी है, वो मैप भी आपको दिखाएंगे। उन 3 लाइंस में रेड लाइन है, येलो लाइन है एंड ब्लू लाइन है। इसका मतलब क्या है, अब आप ये समझिएगा। ट्रंप ने गाजा का क्या प्लान तैयार किया है, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यही तस्वीर जो है वो ट्रंप की तरफ से शेयर की गई है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये आपको एक कहीं ना कहीं एक क्लियर पिक्चर देगी कि आखिर जो ट्रंप ने प्लान तैयार किया है गाजा का वो क्या करता है। ब्लू लाइन इजराइल की सेना के कंट्रोल वाला इलाका होगा। ये जो 3 लाइंस आप देख पा रहे हैं, ब्लू, येलो एंड रेड, ये वहां के नक्शे की 3 लाइन है। जो ब्लू लाइन आप इस मैप में देख पा रहे हैं, उस पूरी लाइन पर इजराइल की सेना का कंट्रोल रहेगा। उसके बाद इस ब्लू लाइन के बाद अगर बात की जाए येलो लाइन की, तो येलो लाइन का भी आपको यहां पर दिखाएंगे। ब्लू लाइन पर तो इजराइल की सेना रहेगी, उसके बाद यहां पर बफर जोन होगा। ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं, ये राफा से होकर गुजरती है, जो सेंटर में येलो लाइन बनाई गई है। और इसी येलो लाइन पर जो दोनों के बीच में है, इजराइल और गाजा के बीच में जो येलो लाइन बनाई गई है, वो राफा से होकर गुजरती है। ये डोनाल्ड ट्रंप का प्लान तैयार किया गया है। इस लाइंस को ध्यान से देखिएगा और लाइन को समझिएगा। फर्स्ट विड्रॉल लाइन इसी येलो लाइन को कहा गया है, जो राफा से होकर गुजरती है। ये फर्स्ट विड्रॉल लाइन मानी जाएगी। ये मेरे लेफ्ट में, ऑन माय लेफ्ट, आप उस मुलाकात को देख रहे हैं जिस मुलाकात में ये प्रपोजल रखा गया था। और ये प्रपोजल आज दुनिया देख रही है, आज दुनिया समझ रही है। ब्लू लाइन इजराइल सेना के कंट्रोल की है, येलो लाइन राफा से होकर गुजरती है। फर्स्ट विड्रॉल लाइन जिसे कहा जा रहा है, बंधकों को छोड़ने के लिए यहीं पर, इसी लाइन पर जो इजराइल की सेना है वो वहां पर जाएगी। अब आप देख रहे हैं रेड लाइन, यहां पर ये रेड लाइन जो आप थर्ड मोस्ट पर देख रहे हैं, यहां पर आकर जो इजराइल की सेना है इस रेड लाइन पर आकर रुक जाएगी। अब इसमें बफर जोन भी बनाया गया है। इसके लिए आर पार जाने की ना ही इजराइल को परमिशन है, ना ही गाजा को परमिशन है। ये बहुत शानदार प्लान है जो इस मुलाकात में तैयार किया गया है और ये प्लान है जिसको दुनिया इस वक्त देख रही है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि हमास क्या करेगा। हमास के पास 2 ऑप्शंस है, या तो हमास इसको एक्सेप्ट करे, नहीं तो हमास का अंत क्या होगा ये बेंजामिन नेतन्याहू पहले भी कई बार दोहरा चुके हैं। पूरी दुनिया इस बात पर टिकी हुई है, 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। लेकिन ये मैप साफ तौर पर दर्शाता है कि आने वाले वक्त में क्या स्थिति रहेगी इजराइल की और क्या स्थिति रहेगी गाजा की। ये मैप डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शेयर किया गया है, जिसमें ब्लू, येलो और रेड लाइन है और बफर जोन भी है, और उस जोन को कोई क्रॉस नहीं कर सकता है। ये डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है। ये प्लान डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, गाजा के लिए उनका प्लान तैयार किया गया है। और इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये एक टेम्पररी बोर्ड की स्थापना है, जिसके अध्यक्ष खुद डोनाल्ड ट्रंप होंगे। और इसी बोर्ड में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी शामिल होंगे और इस पर इजराइल सहमत हुआ है। इस प्लान के तहत अगर दोनों पक्ष इसको स्वीकार करते हैं तो युद्ध तुरंत के तुरंत समाप्त हो जाएगा। यानी कि तुरंत जो लंबे समय से युद्ध चल रहा है वो रुक जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि इजराइल 72 घंटे के अंदर जितने भी हॉस्टेजेस हैं इजराइल के पास, उन सभी को रिहा कर देगा। सभी बंधकों की रिहाई के बाद इजराइल 250 उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों को और 7 अक्टूबर 2030 के बाद जो लोग हिरासत में लिए गए थे 1700 गाजा वासियों को रिहा करेगा। इन सब के बीच में आपको यह भी बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने 2023 को हमास ने इजराइल पर अटैक किया था। उसके बाद इजराइल ने कार्रवाई करते हुए 1700 गाजा वासियों को कलेक्ट कर लिया था। अब इस प्लान के तहत उन्हें 1700 गाजा वासियों को रिहा करना है। इजराइल अपने हर बंधक के शव के बदले में 15 गाजा वासियों के शव को लौटाएगा।
चलिए अब जानते हैं कि ये जो डील तैयार की गई है 20 पॉइंट्स वाली, इसका प्लान क्या कहता है। गाजा डील के 20 पॉइंट्स है। गाजा को आतंक मुक्त बनाया जाएगा। ये इस डील में तैयार किया गया है कि पूरे फलस्तीन को जितनी भी टेरर एक्टिविटीज वहां पर होती है उन सब से बाहर किया जाएगा। सेकेंड, गाजा का पुनर्निर्माण किया जाएगा। रोजगार के वहां पर अवसर पैदा किए जाएंगे। आप सोचिए, वो गाजा जहां पर सिर्फ अब कुछ बचा ही नहीं है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट की नई तस्वीर देखने को मिलेगी। तीसरा पॉइंट, इजराइल और हमास के बीच सहमति पर तुरंत महायुद्ध विराम होना है। चौथा पॉइंट, इजराइल की सेना गाजा से पीछे हटेगी क्योंकि इस वक्त इजराइल की सेना गाजा में मौजूद है। इजराइल 72 घंटे में जितने भी हॉस्टेजेस हैं उनको लौटाएगा। उम्र कैद की जो वहां पर सजा काट रहे हैं 250 और 1700 कैदियों को भी इजराइल को छोड़ना पड़ेगा। ये प्लान में तैयार किया गया है। छठा पॉइंट है, हमास सदस्य अपने हथियार छोड़ेगा और इसका वादा करेगा, सरेंडर करना है हमास को। गाजा से हमास के सारे ठिकाने, जितने भी सेंटर्स बने हुए हैं और जितने वेपन रखे गए हैं उन सबको हटाया जाएगा। 7 पॉइंट है, हमास गाजा की सरकार में कोई हिस्सा नहीं लेगा। गाजा पट्टी में सहायता तुरंत की तुरंत भेज दी जाएगी। रोजाना कम से कम 600 ट्रक राहत सामग्री गाजा तक पहुंचाएगा और इस गाजा में यूएन और रेड क्रिसेंट बिना किसी बाधा के पहुंचेगी क्योंकि अब तक नहीं पहुंच पा रही है, बहुत बाधाएं आई हैं। गाजा के लिए एक अस्थायी तकनीकी समिति भी बनाई जाएगी। गाजा के लिए शांति बोर्ड बनाया जाएगा। ट्रंप जिसके अध्यक्ष होंगे, टोनी ब्लेयर भी उस बोर्ड में शामिल होंगे। बोर्ड गाजा के विकास यानी कि डेवलपमेंट, सुधार की ये तमाम योजनाएं बनाएगा और उसका खर्च भी यही बोर्ड उठाएगा। गाजा में बिजनेस सेक्टर में जोर दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाएगा और किसी को भी गाजा छोड़ने के लिए कोई भी, वो बोर्ड इस बात की निगरानी करेगा कि कोई भी किसी को गाजा छोड़ने के लिए मजबूर न करे। सिक्योरिटी के हिसाब से फोर्सेस तैनात की जाएंगी। इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस गाजा में सुरक्षा बनाए रखेंगी और सिक्योरिटी गार्ड्स गाजा की पुलिस को ट्रेनिंग देंगी और उनको मदद देंगी। इजराइल मिस्र की सीमाओं पर सुरक्षा को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। युद्ध खत्म होने तक हवाई हमले, गोलीबारी पूरी तरह से रोकी जाएगी। संगठन गाजा में मदद और सुरक्षा की निगरानी करेगा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति के लिए अब बातचीत होगी। इजराइल, आखिरी पॉइंट है मैं आपको बता रही हूं, इजराइल न तो गाजा का विलय करेगा और न ही वहां पर किसी तरह का स्थायी कब्जा करेगा। अगर हमास गाजा प्लान को तैयार नहीं करता है तो हमास को खत्म करने में अमेरिका इजराइल का पूरे तौर पर समर्थन देगा। इजराइल इंटरनेशनल लेवल पर गाजा युद्ध की वजह से लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। आपको हमने दिखाया था, डेडिकेटेड शो किया था हमने जब यूएनजीए की महासभा में नेतन्याहू स्पीच देने पहुंचे थे, जब 50 देशों के 100 डेलीगेट्स वो स्पीच छोड़कर वॉकआउट कर गए थे। हालांकि दूसरे देशों के कई वहां पर नेता मौजूद थे। अमेरिका का डेलीगेशन वहां पर मौजूद था, तालियां बजा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ये साफ कह चुके हैं कि वो फिलिस्तीन को देश की मान्यता नहीं देंगे, लेकिन इन सब के साथ नेतन्याहू ने दोहा पर हमला किया था और उस हमले की उन्होंने खुद माफी मांगी है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर व्हाइट हाउस से कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को फोन किया है और टेलीफोन पर माफी मांगी है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल के आतंकियों को मार रहा था, कतर को नहीं। हमें हमले में कतर के नागरिक के मरने का दुख है। आपको याद होगा, इजराइल की सेना ने 9 सितंबर यानी कि 20 दिन पहले ही दोहा में हमास चीफ खलील अल हत्या को निशाना बनाकर हमला किया था और इस हमले में अल हया बच गया था, लेकिन 6 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें कतर का अधिकारी भी शामिल था। और इसके बाद कतर इजराइल से नाराज हो गया था। ट्रंप में भी काफी नाराजगी थी। जाहिर सी बात है, तमाम जो अरब के देश हैं वो इस हमले की निंदा कर रहे थे। ट्रंप कतर पर हमले के खिलाफ क्यों थे और उन्होंने मुलाकात के दौरान नेतन्याहू से फोन क्यों करवाया, अब आप ये भी समझिए। आखिर ट्रंप के लिए कतर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और हर बार इंपॉर्टेंट रहा है। ट्रंप के लिए कतर क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एक इकोनॉमिक का सौदा है। ट्रंप ने मई 2025 में $243.5 बिलियन की डील की है कतर एयरवेज के साथ। बोइंग से 160 विमान खरीदेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मिलिट्री बेस की अब बात कर ले, कल अगर कतर की बात करें तो कतर में अल उदीद एयरबेस है, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना माना जाता है। शांति वार्ता में भी भूमिका निभाई गई है।
इजराइल और हमास के बीच कतर की मध्यस्थता रही है। ट्रंप की शांति योजना के लिए यह बेहद जरूरी है। कतर ने ट्रंप को $400 मिलियन का बोइंग 747 8 विमान गिफ्ट के तौर पर दिए हैं। बोइंग 747 ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कतर की तरफ से गिफ्ट में दिए गए हैं। 8 विमान, ये कम नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि कतर के साथ उनके संबंध न खराब हो। इजराइल और कतर अमेरिका के बहुत अच्छे सहयोगी हैं, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप उन दोनों के साथ खड़े हैं। अब आप ये समझिए कि गाजा का जो प्लान तैयार किया गया है, इसमें अब तक 67,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। और इसी वजह से ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे लोग, इजराइल के पुराने सहयोगियों ने फिलिस्तीन को देश की मान्यता दी है, स्टेटहुड की मान्यता दी है। ये सभी देश इजराइल पर सीजफायर के लिए दबाव बना रहे हैं। हालांकि ट्रंप की गाजा में शांति की पेशकश की भारत समेत कई अरब के देशों ने भी सराहना की है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इंडिया का इस पर क्या स्टैंड रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान की सराहना की है, जो आप देख रहे हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि हम गाजा युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना का स्वागत करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्लान फिलिस्तीनी और इजरायली लोगों के साथ साथ व्यापक वेस्ट एशियाई इलाके के लिए लंबे, स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का रास्ता खोलने वाला है। उम्मीद है कि सभी संबंधित पक्ष ट्रंप की इस पहल का समर्थन करेंगे, जिससे संघर्ष खत्म हो और शांति स्थापित की जा सके। फिलिस्तीन की सरकार ने भी इस प्लान का स्वागत किया है और यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की मांगों के मुताबिक सुधार करने का भी वादा किया है। इसी के साथ साथ 8 अरब देश, मुस्लिम बहुल देशों ने डोनाल्ड ट्रंप की इस कोशिश की प्रशंसा भी की है, जिसमें सऊदी अरब, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और मिस्र ने संयुक्त बयान जारी किया है। ट्रंप की घोषणा का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि वो समझौते को आखिरी रूप देने में लागू कर रहे हैं। अमेरिका के साथ साथ पूरी तरह से सहयोग करने के लिए ये सभी देश तैयार हैं। तो वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी कहा कि इजराइल से अपेक्षा करता हूं कि वो इस आधार पर ठोस कदम उठाए। हमास के पास अब कोई विकल्प ही नहीं बचा है। उससे तुरंत जितने भी हॉस्टेजेस हैं उन सबको रिहा करना होगा और इस योजना का जो डील बनाई गई है उसका पालन करना होगा। अब आप ये समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान का किन देशों ने समर्थन किया है। बहुत सारे देश हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान का समर्थन किया है, जिसमें इंडिया, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, इंडोनेशिया, जॉर्डन, पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। ये तमाम वो देश हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के इस पीस प्लान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ फ्रांस, इटली, मिस्र, तुर्की, जर्मनी, ब्रिटेन और स्पेन ने भी डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान का समर्थन किया है। यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब मुस्लिम देश डोनाल्ड ट्रंप का इस मुद्दे पर समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सोचिए, ये वो लिस्ट है उन तमाम देशों की जो ये दर्शाती है कि ब्रिटेन, जर्मन, स्पेन, इटली, फ्रांस, मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया, जॉर्डन, पाकिस्तान, कतर, यूएई, सऊदी अरब, इंडिया, ये सब मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के इस पीस प्लान के साथ हैं, जो अपने आप में काफी काबिल तारीफ है। ये तो साफ है कि दुनिया गाजा के लोगों के साथ खड़ी है। सब शांति चाहते हैं। गाजा का लगभग 90% हिस्सा तबाह हो चुका है। सैकड़ों इमारतें ढह चुकी है। बुनियादी ढांचे, अस्पताल पूरी तरह से तबाह हैं। करीब कई मिलियन लोग गंभीर रूप से भूख और भूखमरी का सामना कर रहे हैं। आज भी वो लोग भूखे हैं। कई लोग वहां से भूख से मरे हैं। गाजा में अकाल घोषित कर दिया गया है, लेकिन ट्रंप की कोशिश के बाद अब गाजा की स्थिति सुधरने की उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि अभी 72 घंटे का वक्त है। अगर हमास इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो गाजा की विकास की रफ्तार हम सबके सामने होगी। अभी तो वहां कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन भविष्य में क्या गाजा स्टेट बन सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है जो आज दुनिया के सामने खड़ा होता है। अभी तो गाजा पट्टी फिलिस्तीन का हिस्सा है, हमास का वहां कंट्रोल है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का यह प्रस्ताव गाजा में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। आने वाले 72 घंटे गाजा के लिए अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो ये तो रहा डोनाल्ड ट्रंप का पीस प्लान, जिस पर कई देशों ने समर्थन किया है। देखना होगा, 72 घंटे का वक्त है। हमास के पास कोई भी विकल्प नहीं है। हमास या तो सरेंडर करेगा, नहीं तो इजराइल के पास हमास का प्लान तैयार है। वर्ल्ड नाउ में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अफगानिस्तान में ब्लैकआउट की। ब्लैकआउट यानी कि इंटरनेट बंद, लोग परेशान, दुनिया हैरान। आखिर तालिबान सरकार ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है, ये समझिएगा।
क्या इसके पीछे की कोई साजिश है? ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये अफगानिस्तान की तस्वीर है जिसमें तालिबान ने ये किया है। कंप्लीट ब्लैकआउट है। क्या रीजन है ये भी आपको बताएंगे। इंटरनेट क्यों बंद किया गया है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन तस्वीर देखिए, जहां तक आपकी नजरें जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस नजर आ रही है, सिर्फ अंधेरा है और कुछ है ही नहीं। डर का माहौल बना हुआ है और ये डर का माहौल वहां पर एक बार फिर से तालिबान बनाने की कोशिश कर रहा है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे अफगानिस्तान की वो कहानी, वो सच्चाई जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये पहली बार नहीं है जब तालिबान ने ऐसा किया है, जब ब्लैकआउट किया है, इंटरनेट बंद हो गया है। इससे पहले भी जब देश में कोई बड़ा आंदोलन होता था, कोई बड़ा विरोध या प्रदर्शन होता था, तो डिजिटल ब्लैकआउट किया जाता था। तालिबान के शासन ने एक बार फिर से अपनी स्क्रिप्ट, अपनी पॉलिसी से पूरी की पूरी दुनिया को चौंका दिया है। उस देश के कई हिस्सों में इंटरनेट की सेवा पूरी तरह से ठप कर दी गई है। सवाल ये उठता है कि आखिर तालिबान ने ऐसा कदम क्यों उठाया है? तालिबान की हुकूमत ने पूरे देश में इंटरनेट और मोबाइल की सेवाओं पर पूरी की पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। ऐसा क्यों हुआ है, अब ये समझिएगा। अफगानिस्तान में इंटरनेट ब्लैकआउट से क्या असर पड़ा है? बैंकिंग ठप, बिजनेस ठप, व्यापार नेटवर्क ठप, इकोनॉमी गंभीर रूप से प्रभावित। जितनी भी हवाई यात्रा है वो सब कैंसिल, गवर्नमेंट प्राइवेट ऑफिसेस सब बंद, बाहरी दुनिया से संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। मोबाइल, इंटरनेट, सैटेलाइट, टीवी सेवाएं, ये सब कुछ बंद कर दी गई है। इंटरनेशनल और स्टेट मीडिया का संगठन का कनेक्शन पूरी तरह से ठप हो गया है। हम तो यहां बैठकर अफगानिस्तान तालिबान की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां हमें कोई सुन नहीं सकता है। ये हाल तालिबान ने अफगानिस्तान का किया है। ऑनलाइन एजुकेशन, बैंकिंग, बिजनेस, कम्युनिकेशन, पूरी तरह से ये सब कुछ ठप है। देश की राजधानी, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, सब कुछ तबाह हो रहा है। कंधार, हेरात, मज़ार शरीफ, ये जो बड़े शहर है, इसमें मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आपको याद होगा अगस्त 2021 जब सत्ता में आने के बाद ये पहली बार था जब तालिबान ने देशव्यापी इंटरनेट ब्लैकआउट किया था। तालिबानी नेता हिब्बुल्लाह ने देश में इंटरनेट बैन करने का नोटिस जारी किया था। तालिबान की सरकार का यह कहना है कि अगले आदेश तक देश में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद ही रहेंगी। अब आपको बताते हैं कि तालिबान ने ऐसा कदम क्यों उठाया है, तालिबान क्या रीजंस दे रहा है इन सब के पीछे। अनैतिकता, इंटरनेट यूज करना अफगानिस्तान में तालिबान के हिसाब से अनैतिक है, इमोरल है। यानी कि मोरालिटी के ग्राउंड्स पर, एथिक्स के ग्राउंड पर तालिबान ने यह कदम उठाया है। और आपको बता दें कि अनएथिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाएगा, यह कहना तालिबान का है और इसीलिए अफगानिस्तान में पूरे तरह से इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी रीजन का भी हवाला तालिबान की तरफ से दिया गया है। सबसे पहला तो पॉइंट जो हमने आपको बताया, इमोरालिटी, ये सबसे बड़ा पॉइंट है जिस वजह से तालिबान ने अफगानिस्तान की सारी इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी है। और आपको बता दें, इंटरनल फोर्सेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, इस वजह से भी उस इंटरनेट को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। ये तमाम वो रीजंस हैं जो दिए गए हैं। टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस पर कंट्रोल कर सके तालिबान, इसीलिए तालिबान ने, यानी कि कुल मिलाकर अगर इनको समझा जाए तो इमोरालिटी, मॉरल्स, एथिकल ग्राउंड्स, फेयरनेस, ये तमाम चीजें हैं जिस वजह से तालिबान ने अफगानिस्तान की पूरी इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। सरकार की ओर से बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि यह कदम नेशनल सिक्योरिटी और इस्लामी सिद्धांतों की रक्षा के तहत उठाया गया है। तालिबान सरकार ने लड़कियों के स्कूल और यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ाई करने पर पहले ही रोक लगा रखी है। ऐसे में जब वहां की लड़कियों को ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा मिल रही थी, अब वो भी नहीं मिल सकेगी। ऐसा कहा जाता है कि अफगानिस्तान में नई सरकार के बनने के बाद सबसे ज्यादा कठोर प्रतिबंध वहां की महिलाओं पर लगाए गए हैं। अगस्त 2021 तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर अटैक किया था, कब्जा किया था और तभी से वहां की देश में महिलाओं की जिंदगी पर जैसे एक पूर्ण विराम लग गया हो। तालिबान के सत्ता में आने के बाद महिलाओं और लड़कियों पर एक के बाद एक ऐसी पाबंदियां लगाई गई है, न स्कूल जाना, न कॉलेज जाने की परमिशन, न जॉब करने की परमिशन, न ही पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करने का वहां की महिलाओं को अधिकार है।
तालिबान की नई नीतियों के तहत महिलाओं को बिना पुरुष गार्डियन के घर से निकलने तक की मनाही है। यहां तक कि पार्क और जिम भी अब उनके लिए मना हो गया है। अब आपको शरिया कानून तालिबान रूल्स के बारे में बताते हैं जो तालिबान में लागू हैं। अवैध संबंध बनाने पर पत्थर मारने का प्रोविजन है। आप कल्पना कीजिए, ये तालिबानी सजा है जो आप सुन रहे हैं। महिलाओं से ड्राइविंग का अधिकार वहां पर छीना गया है। महिलाओं की कोई नर्सिंग ट्रेनिंग पर भी वहां पर प्रतिबंध लगे हैं। सार्वजनिक रूप से बोलने और चेहरा दिखाने पर तालिबान में रोक है। लड़कियों को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने पर रोक है। महिलाओं को होटल और रेस्टोरेंट में खाने की परमिशन नहीं है। ये तालिबान में महिलाओं के लिए रूल्स बनाए गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता को 4 साल पूरे हो चुके हैं। सत्ता में आने के बाद से ही तालिबान ने महिलाओं के एजुकेशन और फ्रीडम पर कई पाबंदियों को और बढ़ा दिया है। यानी पहले मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में लड़कियों की पढ़ाई पर रोक लगाई और उसके बाद यूनिवर्सिटी के लेवल पर यूनिवर्सिटी के दरवाजे ही बंद कर दिए गए। और अब एक नया आदेश, मदरसों में भी लड़कियों और महिलाओं की पढ़ाई पर रोक लगा दी गई है। ये तालिबान है और ये तालिबान का दावा है कि ये फैसले शरिया कानून के अनुसार लिए जा रहे हैं। दुनिया गवाह है कि 1990 के दशक में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो महिलाओं पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। महिलाओं के हाशिए पर किस हाशिए पर डाल दिया गया था, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि कब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है और कब्जा करके अफगानिस्तान पर राज किया है। 1996 तालिबान ने पहली बार काबुल पर अटैक किया था। 1996 का वो दौर था, बहुत बुरे हालात तब हो गए थे। उसके बाद 2001 अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन में 9/11 के बाद तालिबान को सत्ता से वहां पर हटा दिया गया था। 2021 अमेरिका और नाटो सैनिकों की वहां पर इन सब के बीच में वापसी हुई थी और 2021 का वो वक्त है जब तालिबान अफगानिस्तान में काबुल पर आया था। इतनी बुरी तरह से अटैक किया था, वो विजुअल्स आज भी हमें याद है कि क्या हालात वहां पर एयरपोर्ट्स के हुए थे। एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए थे। लोग ढूंढ रहे थे वो रास्ता कि वो किस तरह अफगानिस्तान को छोड़कर जाएं, लेकिन वो मजबूर थे, वो लोग छोड़कर जा ही नहीं पा रहे थे। तालिबान देश भर में कब्जा कर रहा था और 15 अगस्त 2021 को काबुल पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि 15 अगस्त को काबुल के एयरपोर्ट से क्या विजुअल्स आए थे। सभी लोग घर के बाहर निकले हुए थे कि कैसे करके उनको एयरपोर्ट पर टिकट मिले और वो काबुल छोड़कर भाग पाए, लेकिन एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए थे, शट डाउन हो गया था। जब तालिबान ने वापसी की तो महिलाओं के हक और हुकूक की दुहाई दी, लेकिन सत्ता में लौटने पर फिर से वही ढाक के 3 पत्ते साफ तौर पर देखने को मिल रहे थे। अब आपको ये भी बताते हैं, ये आपके लिए जानना जरूरी है कि तालिबान क्या है और आखिर तालिबान बना कैसे है। तालिबान कट्टरपंथी इस्लामी संगठन है और तालिबान ने कई बार अफगानिस्तान पर हमला किया है, अटैक किया है। अफगानिस्तान में 1994 में बना, तालिबान 94 में अफगानिस्तान में ही बना था और इसका मकसद क्या था? शरीयत आधारित शासन लाना। ये तालिबान की आइडियोलॉजी है। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर एक बार फिर से 2021 में कब्जा किया था तो भी कई बड़ी बातें किए गए थे। 90 के दशक की शुरुआत में जब सोवियत यूनियन की आर्मी अफगानिस्तान से लौट रही थी तब नॉर्थ पाकिस्तान में तालिबान का उदय हो रहा था। तालिबान पश्तो जुबान का शब्द है जिसका मतलब है छात्र जिसमें सीखने की इच्छा हो। यह माना जाता है कि पश्तो आंदोलन की शुरुआत पहले धार्मिक मदरसों से हुई थी जहां सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं को जोर शोर से प्रचारित किया गया था। पहले तालिबानी नेता मुल्ला मोहम्मद ने 50 लड़कों के साथ इस संगठन की शुरुआत की थी जो देखते ही देखते कट्टरपंथियों का एक बड़ा कारवा बन गया और धीरे धीरे तालिबानी लड़ाके अफगानिस्तान में कई इलाकों में आने लगे और वो आज पूरे अफगानिस्तान में फैल चुके हैं। सोवियत अफगान वॉर और तालिबान की वापसी कैसे हुई, कब हुई, अब आप ये समझिएगा। 1979 से 89 के बीच में अफगान सोवियत युद्ध हुआ था। ये 79 और 89 की आपको बात कर रहे हैं जब अफगान और सोवियत के बीच में युद्ध हुआ था। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 1994 में तालिबान का उदय हुआ था। ये वो वक्त था जब तालिबान के साथ कई सारे लोग जो है, स्टूडेंट्स जो है वो जुड़ते जा रहे थे और 96 में तालिबान ने अफगानिस्तान के काबुल पर कब्जा कर लिया था।
2001 में अमेरिकी हमला हुआ था और इन सब के बीच आपको यह भी बता दें कि 2021 में तालिबान की अफगानिस्तान पर वापसी हुई थी और 2021 से लेकर आज की तारीख तक तालिबान वहां पर राज कर रहा है। सोवियत आर्मी की वापसी के साथ ही तालिबान बेहद मजबूत बनकर उभरा है। पहले कंधार और फिर काबुल पर कब्जे के साथ ही तालिबान ने अफगानिस्तान में तख्ता पलट कर दी है। 1998 में मुजाहिदीन नेता बुरहानुद्दीन रब्बानी को हटाकर तालिबानी सत्ता में आए थे। शुरुआत में तो अफगानिस्तान की आवाम ने इन्हें हाथों हाथ लिया, लेकिन कुछ ही समय बाद तालिबान की कट्टर नीतियां, उनकी सोच, उनके फरमान ने लोग तंग आ गए थे। सरेआम मौत की सजा सुनाई जाती थी, पंचायत लगती थी और पंचायत कोड़े मारती थी। टीवी पर म्यूजिक पर रोक लग गया, महिलाओं का बुर्का पहनना, पुरुषों को लंबी दाढ़ी रखना, 10 साल से बड़ी लड़कियों के स्कूल जाने, इन सब पर रोक लग गई। और ये ऐसी चीजें थी जिसने अफगानिस्तानी आवाम की जिंदगी को नरक बना दिया था। दुनिया की नजर में तालिबान तब पहली बार सामने आया जब 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ था। तालिबान ने इस हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन और उसके लड़ाकों को पनाह दी, जिससे अमेरिका बौखला गया था और यहीं से उस वक्त तालिबान के अंत की कहानी शुरू हुई थी। हालांकि 20 साल हो गए। 20 साल के बाद अमेरिकी फौज के हटते ही तालिबान एक बार फिर से उसी ताकत के साथ खड़ा हुआ है। अफगानिस्तान में शरिया कानून में अपराध को लेकर कड़े से कड़े नियम हैं, उनकी सजा भी होती है, जिस वजह से इसकी पूरी दुनिया भर में चर्चा होती है। ऐसे में अब आपको ये बताते हैं कि शरिया कानून में अपराध क्या है, हिसाब किताब क्या होता है और उनकी सजा क्या होती है। शरिया मतलब होता है सीधा रास्ता या अल्लाह का रास्ता। एक तरह से इस्लामिक कानूनी व्यवस्था होती है। ये कुरान और फतवों को मिलाकर इसको तैयार किया जाता है। अब शरिया कानून में 2 तरह के अपराध होते हैं, जिसमें पहली कैटेगरी तो हद होती है और दूसरी कैटेगरी को तज़ीर कहा जाता है। हद में गंभीर अपराध शामिल होते हैं और तज़ीर में जज के फैसले के आधार पर सजा सुनाई जाती है। अगर हद अपराधों की बात करें तो इसमें चोरी और तमाम चीजें शामिल है। इसकी सजा और भी खतरनाक होती है। ऐसे में हद के अपराधियों को सजा देने के लिए उनके हाथ तक काट दिए जाते हैं। जैसा किसी ने चोरी की तो उसके हाथ काट दिए गए। कई अपराधों में पत्थर मारकर मौत की सजा देने का भी प्रावधान है। तालिबान के इस फैसले से आम नागरिकों की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित होती है। ऑनलाइन एजुकेशन, बैंकिंग, बिजनेस, कम्युनिकेशन, ये सब वहां पर ठप हो चुका है। देश की राजधानी में बुरा असर हो रहा है। काबुल, कंधार, हेरात, मज़ार शरीफ, बड़े शहरों में मोबाइल के नेटवर्क बंद हो चुके हैं। ब्लैकआउट हो चुका है। सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। बेसिक एमिनिटीज लोगों को नहीं मिल पा रही है। अफगानिस्तान का 9,350 किलोमीटर लंबा फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क देश को अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए एक जीवन रेखा होती है। साल 2024 में तालिबान के शासन के तहत काबुल के अधिकारियों ने इसी नेटवर्क को अफगानिस्तान को गरीबी से बाहर निकालने और दुनिया के साथ संबंध को मजबूत करने के लिए एक प्रायोरिटी प्रोजेक्ट बताया था। ये देखना होगा कि तालिबान की सरकार इस ब्लैकआउट को कब तक जारी रखती है और क्या इंटरनेशनल लेवल से कोई प्रेशर होगा और उससे क्या तालिबान के किसी भी डिसीजन में कोई बदलाव आएगा। फिलहाल के लिए अफगानिस्तान पूरी तरह से डिजिटल ब्लैकआउट में तब्दील हो चुकी है और हम तो अफगानिस्तान की चर्चा कर सक रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान इस वक्त हमें नहीं सुन पा रहा है। ये हालात इस वक्त अफगानिस्तान के हैं। आज भले ही अफगानिस्तान तालिबान की वजह से क्रिटिसिज्म झेल रहा हो, अफगानिस्तान का जैसे ही नाम आता है लोगों के मन में सबसे पहले जंग और खून खराबे की इमेज उभरती है। लेकिन आपको ये बता दें, आपको सुनकर हैरानी होगी कि अफगानिस्तान नेचर की खूबसूरती को अपने में समेटे हुआ है। यहां एक से बढ़कर एक सुंदर जगह मौजूद है। एक टाइम हुआ करता था जब लोग यहां बिना किसी डर के घूम सकते थे। लाखों टूरिस्ट यहां घूमने आते थे। दरअसल यहां घूमने और देखने लायक कई खूबसूरत जगह थी जो दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती थी। अब आपको ये बताते हैं उस अफगानिस्तान की कहानी जहां इस वक्त ब्लैकआउट है। वो टूरिस्ट स्पॉट है, बाबर का बगीचा है वहां पर। काबुल में एक ऐतिहासिक पार्क है। मुगल शासक बाबर ने इसको बनाया था। मुगल सम्राट बाबर का कहा जाता है कि ये लास्ट रेस्टिंग पॉइंट था, आखिरी विश्राम स्थल है। और आपको बताते हैं पामीर माउंटेन।
एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पर्वत श्रृंखला हिंदू कुश, और ये शान है वहां की। पामीर में बर्फीले चोटियां, ग्लेशियर हैं, घाटियां हैं जो लोग देखने के लिए वहां पर आते हैं। हेरातगढ़ सिकंदर के गढ़ के रूप में जाना जाता है। अफगानिस्तान की ऐतिहासिक धरोहर है। जाम की मीनार यूनेस्को की वर्ल्ड धरोहर में शामिल है। मीनार की दीवारों में खूबसूरत नक्काशी देखने को मिलती है। बेशक आज अफगानिस्तान डर का नाम हो, लेकिन ये देश बेहद खूबसूरत और ये देश का इतिहास बहुत पुराना है। आज भले ही हम इस बात पर चर्चा क्यों ना कर रहे हो कि अफगानिस्तान का क्या हाल है, लेकिन एक वक्त था जब अफगानिस्तान में टूरिज्म बहुत ऊपर था और बहुत खूबसूरत नक्काशी से अफगानिस्तान को बनाया गया था। लेकिन आज वहां पर तालिबान का राज है और इसीलिए वहां पर ऐसे हालात बने हुए हैं। अर्जेंटीना में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आंखों में गुस्सा है, हाथों में बैनर्स है जिसमें यह लिखा है कि लारा, ब्रांडा और मोरेना। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे लोग सड़कों पर उतर आए हैं, अब आप ये सुनिएगा। अर्जेंटीना में ड्रग्स गैंग ने 3 लड़कियों को बेरहमी से मार डाला है और ये पूरी वारदात को इंस्टाग्राम पर लाइव दिखाया है, जिसके बाद पूरे अर्जेंटीना में गुस्सा है। बेरहमी से मारना क्यों कह रहे हैं लोग, ये समझिए कि हत्या से पहले गैंग ने लड़कियों को कितनी बुरी तरह से पीटा है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उनकी उंगलियों को काटा गया है, उनके नाखून को उखाड़ा गया है, इसके बाद उनका गला घोटा गया है और उसके बाद उन्हें मार डाला गया है। ये सब कुछ इंस्टाग्राम पर लाइव था और उन 3 लड़कियों में से 2 की उम्र 20 साल की थी और 1 की उम्र सिर्फ और सिर्फ 15 साल थी। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें सड़कों की है। उन सड़कों पर लोगों का हुजूम है। इस वारदात के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। लारा, ब्रांडा और मोरेना के लिए लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं और इनकी हत्या इसलिए की गई ताकि अर्जेंटीना के लोगों को यह संदेश दिया जा सके कि अगर कोई ड्रग्स की चोरी करता है तो यह अंजाम होगा। ये तस्वीर है जो आपको दिखा रहे हैं, ये उन तीनों लड़कियों की तस्वीर है जिनको बहुत ही बुरी तरह से, बहुत बेरहमी से मारा गया है, जिसको इंस्टाग्राम पर लाइव दिखाया गया है, जिसका अगर आप विजुअल देखेंगे तो आप डर जाएंगे। वो इतना डरावना विजुअल है कि हम उसे पोस्ट ही नहीं कर सकते हैं। और ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें दिखा रही है कि लोग अपनी आवाज कैसे उठा रहे हैं। लड़कियों पर ड्रग्स चोरी का आरोप था, जिसके बाद उन तीनों लड़कियों की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले ड्रग के तस्कर बताए जा रहे हैं जो अपना बहुत बड़ा सिंडिकेट चलाते हैं। ये एक सजा थी जो गिरोह ने उन्हें गैंग कोड तोड़ने के लिए दी है। इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो में गैंग लीडर ये कह रहा था, जो मुझसे ड्रग चुराएगा उसका यही हाल होगा। ये तीनों 19 सितंबर की रात एक पार्टी में जाने की सोच कर निकली थी, लेकिन हकीकत में वो पार्टी नहीं थी, वो एक स्कैम था। एक वैन में बैठकर उन्हें सीधे नशे के गिरोह के अड्डे पर ले जाया गया। 5 दिन तक उनका परिवार उन्हें ढूंढता रहा, खोजता रहा। उसके बाद जो खुलासा हुआ उसने पूरे अर्जेंटीना को हिलाकर रख दिया है। अर्जेंटीना के साथ साथ पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा सवाल है। उन तीनों की बॉडीज एक घर के पीछे मिट्टी में दबी हुई मिली। इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन में यह खुलासा हुआ कि अपराधियों में उनकी उंगलियां तक काट दी है, नाखून उखाड़े हैं, बेरहमी से पीटा है और घुटने से उनकी मौत हो गई है। इस पूरे मामले में अब तक 5 लोग पकड़े जा चुके हैं। 3 जेंट्स हैं, 2 महिलाएं हैं। एक आरोपी को बोलिविया के बॉर्डर पर गिरफ्तार किया गया है, लेकिन असली मास्टरमाइंड 20 साल का एक युवक है जो अब भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने साजिश के मास्टरमाइंड की फोटो भी जारी की गई है। इसीलिए ब्यूनोस एयर्स की गलियां अब न्याय की मांग से गूंज उठ रही हैं। लोग तीनों लड़कियों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अर्जेंटीना के महिला अधिकारियों की सुरक्षा करने वाले संगठन का यह कहना है कि यह जेंडर बेस्ड वायलेंस लगातार अर्जेंटीना में बढ़ता जा रहा है। फेमिनिसाइड यानी कि महिलाओं या लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि महिलाओं पर कितने अपराध अर्जेंटीना में बढ़ते जा रहे हैं। फेमिसाइड कितना बढ़ता जा रहा है। 2025 के इन पहले 8 महीनों की बात की जाए, अगस्त तक की बात की जाए, तो अर्जेंटीना में 164 महिलाओं की हत्या की गई है। यानी कि आप एवरेज निकालिए तो हर महीने 20 महिलाओं की हत्या की जाती है। 2024 में 267 फीमेल्स की हत्या की गई थी। अकेले दिसंबर 2024 में 33 महिलाओं की हत्या की गई थी। 2023 में लगभग ये आंकड़ा 322 था, जहां महिलाओं की हत्या हुई थी।
और इस साल महिलाओं की हत्या के मामले में 9.2% बढ़ोतरी हुई है। 2020 में कोरोना के वक्त घरेलू हिंसा की शिकायतें अर्जेंटीना में 70% बढ़ी थी। 2025 के पहले 4 महीनों में इन मामलों में 15% की वृद्धि देखी गई है। अर्जेंटीना की सरकार ने 2025 में फेमिसाइड कानून को अपनी दंड संहिता से हटाने की प्लानिंग की है। यह कदम उनकी ब्यूरोक्रेसी की नीति का हिस्सा है, जिसका मकसद कानून में समानता लाना है। यह कानून 2012 में ही लागू किया गया था और इसे महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान माना गया था। इसके तहत महिलाओं के खिलाफ क्राइम अगर होता है तो उम्र कैद की सजा मिलती है। इन लड़कियों की हत्या ड्रग्स तस्करों ने की है। अर्जेंटीना में ड्रग तस्करी खुलेआम एक बहुत बड़ा बिजनेस है, कारोबार है। पेरू, बोलीविया से आने वाले कोकेन यहां से यूरोप तक भेजी जाती है और रोसारियो तक इसके बड़े बड़े अड्डे बने हुए हैं। बहुत बड़ा अड्डा है अर्जेंटीना ड्रग्स का। अर्जेंटीना में लॉस मोनोस और अल्वाड्रो क्लैन जैसे गैंग इस पर कब्जा करते हैं। छोटे छोटे गिरोह सड़क पर ड्रग्स बेचते हैं। सड़कों पर ड्रग बिकना बहुत आम बात है और हिंसा, जबरन वसूली, अपना दबदबा बनाना, ये तमाम चीजें वहां बरकरार है। सिर्फ रोसारियो में ही 30 से ज्यादा गिरोह ड्रग तस्करी करते हैं, जिसकी वजह से अर्जेंटीना में हिंसा, अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अर्जेंटीना में ड्रग्स का कारोबार बहुत बड़ा है। कोकेन, मैरिजुआना और सिंथेटिक ड्रग्स का वहां खुलेआम कारोबार होता है। अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका में ड्रग तस्करी के अहम रास्तों में से एक है। ब्यूनोस एयर्स, कोरोडोबा, रोसारियो, ये तमाम जगह ड्रग तस्करी के लिए बहुत बड़ी मार्केट मानी जाती है। गैंग्स यहां पर खुलेआम नशीली दवाओं की बिक्री करते हैं। बंकर्स बनाए जाते हैं और युवाओं को इस तस्करी में शामिल किया जाता है। अर्जेंटीना में ब्यूनोस एयर्स की अगर बात की जाए तो अर्जेंटीना में ड्रग्स का बहुत बड़ा मार्केट है। ब्यूनोस एयर्स सबसे बड़ा शहर है, ड्रग का सेंटर माना जाता है। ये ड्रग तस्करी का सेंटर है। यहां पर इसी जगह पर 9 ड्रग्स तस्कर गैंग सक्रिय हैं जो खुलेआम ड्रग्स की तस्करी करते हैं और उसको बेचते हैं। ब्यूनोस एयर्स में कई ऐसे स्लम्स हैं जिनको खतरनाक माना गया है। 70,000 की आबादी में 15% लोग ड्रग तस्करी से ही जुड़े हुए हैं। आप कल्पना कीजिए 70,000 पॉपुलेशन, जिसके 15% का काम ही ड्रग्स को तस्कर करके बेचना है। रोसारियो की अगर बात की जाए तो वो रिवर पोर्ट पर ड्रग तस्करी का बहुत बड़ा हिस्सा है। पेरू और बोलीविया से कोकेन पूरे के पूरे यूरोप की मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाता है। लॉस मोनोस जैसे गैंग्स ने शहर में सक्रिय रोसारियो में हत्या की दर नेशनल प्रतिशत से कई ज्यादा है। 2022 में यहां पर 288 हत्याएं हुई हैं। कोडारवा की बात की जाए तो ड्रग्स की तस्करी के लिए बहुत कई सक्रिय गैंग्स में से एक है, जहां पर खुलेआम जितनी भी नशीली दवाएं होती है इनकी तस्करी की जाती है। ड्रग गिरोह टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और टेलीग्राम से इनकी बिक्री करते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पर ट्रेस कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अर्जेंटीना का ड्रग मार्केट लगभग हजारों करोड़ों रुपए का कारोबार करता है, जिसके चलते अर्जेंटीना में लोग परेशान हैं, युवा परेशान है, बुरी तरह से ड्रग्स की चपेट में आ चुका है और वहां पर अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ट्रेन डे अरागुआ ये वेनेजुएला का गिरोह है, लेकिन अर्जेंटीना समेत लैटिन अमेरिका देशों में सक्रिय है। 2025 में अर्जेंटीना की सुरक्षा मंत्री पेट्रिसिया बुलरिच ने इस गिरोह के 12 संदिग्धों की गिरफ्तारी की घोषणा की थी और इस गिरोह पर ड्रग तस्करी, मानव तस्करी बल्कि अपराधों का आरोप है। अर्जेंटीना के पोर्ट्स के बड़े पैमानों पर तस्करी और गैंग कंट्रोल वाले लॉजिस्टिक रूट यहीं से होकर गुजरते हैं, जो बहुत बड़ी चिंता की बात बनी हुई है। यह हालात इस वक्त अर्जेंटीना के बने हुए हैं। लड़कियां मार दी गई हैं और उसका पूरा वीडियो इंस्टाग्राम पर लाइव था। लोग डरे हुए हैं और उसी डर का प्रोटेस्ट हो रहा है। सवाल यही खड़ा होता है कि अर्जेंटीना में यह ड्रग का मार्केट कब बंद होगा। आगे बढ़ते हैं और वर्ल्ड नाउ में मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट स्टोरी के टुवर्ड्स, जो कि एज एक्सपेक्टेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की नई स्क्रिप्ट लिखने की तैयारी में है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ बस अब सीधे फिल्म इंडस्ट्री पर ही गिरने वाला है। यूएस के बाहर बनी फिल्मों पर वो 100% टैरिफ लगाने की तैयारी में है।
ट्रंप का ये साउंड ट्रैक इंडिया फिल्म इंडस्ट्री को भी चुभ रहा है, सभी को चुभ रहा है। ट्रंप ने ये साफ कहा है कि जितनी भी फॉरेन फिल्में बनेंगी उस पर अब 100% टैरिफ लगाया जाएगा। उनका ये दावा है कि अमेरिकन फिल्म मेकर्स को इससे बढ़ावा मिलेगा और ग्लोबल मार्केट में हॉलीवुड की पकड़ और मजबूत होगी। ये पहली बार होगा जब किसी गुड्स के बजाय मूवीज पर टैरिफ लगाया जा रहा है और इस फैसले का असर सीधे पड़ेगा उन विदेशी फिल्मों पर जो अमेरिका में रिलीज होती है। बॉलीवुड की बात की जाए तो बॉलीवुड से लेकर के ड्रामा, कोरियन या फ्रेंच सिनेमा तक सभी को अपनी रिलीज की कीमत 2 गुनी चुकानी होगी। 100% टैरिफ का मतलब टिकट की कीमतें आसमान छूने वाली है, यानी कि विदेशी फिल्में बन जाएंगी आम दर्शकों के लिए एक लग्जरी। ट्रंप का टैरिफ और विदेशी फिल्मों पर 100% टैक्स का ऐलान किया गया है। ट्रंप का टैरिफ बम अब मूवीज पर भी फूट रहा है। ध्यान से सुनिएगा इसको कि ट्रंप ने क्या अनाउंसमेंट की है। अमेरिका के बाहर बनने वाली हॉलीवुड की फिल्मों पर 100% टैरिफ लगेगा। हॉलीवुड यानी कि अमेरिका की फिल्में जो बाहर शूट होने जाएंगी उन पर 100% टैरिफ लगेगा। इसका मकसद क्या है कि अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री की रक्षा की जा सके। ये डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है। फिलहाल अभी जो प्रस्तावित चीजें हैं उनको देखकर तो यही लग रहा है कि हर चीज पर अब तक वो टैरिफ लगा रहे थे। अब तक ये टैरिफ गुड्स पर था, लेकिन अब ये टैरिफ मूवीज पर आ चुका है। इसी के साथ मेरे साथ आज वर्ल्ड नाउ में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कई इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज के साथ। अब वक्त है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 6 या 7? आप अपना जवाब हमें 7240772407 पर दे सकते हैं। लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम।